न्यूयॉर्क में कुछ प्रतिष्ठित वित्तीय सेवाएं हैं, लेकिन जो कैनेडियन सीट्स मैंने खरीदी वे केवल सकर ट्रेड के लिए थी। लेकिन यह मुझे कैसे समझ आता, इन वित्तीय परामर्श सीट्स ने मुझे उत्साहित कर दिया। इनकी वजह से स्टॉक मार्केट के अनुमान बहुत ज़रूरी और सरल लगने लगे। कभी कभी इनमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा होता है, इस स्टॉक को खरीद ले, कहीं देर न हो जाए। अपने संपूर्ण साधनों से इसे खरीद ले अपने संपूर्ण साधनों से इसे खरीद ले। अगर आपका ब्रोकर आपको इसके विरुद्ध सलाह दे रहा है तो उस ब्रोकर को छोड़ दें। इस स्टॉक से आपको 100% या अधिक लाभ मिल सकता है। ये मुझे वास्तविक व गर्मा गर्म सूचनाएं मालूम होती थी, जो किसी रेस्टोरेंट में मिलने वाली अजीबोगरीब जानकारियों की तुलना कई गुना ज़्यादा विश्वसनीय लगती थी। मैंने इन प्रमोशन शीट्स को उत्साह से पढ़ता था। ये हमेशा सर्वस्वार्थ रहित था और भाईचारे से भरी होती थी। इनमें से एक में लिखा था, कैनेडियन फाइनेंस के इतिहास में पहली बार छोटे निवेशकों को नए विकास के तल पर खड़े होने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज हमारी कंपनी के सारे स्टॉक्स को हथियाना चाहते हैं, लेकिन सभी बुरी परंपराओं का खुला अनादर करते हुए हम केवल औसत दर्जे के निवेशकों की भागीदारी के ही इच्छुक हैं, जिनमें आप जैसे लोग हैं। ये मैं था। वे मेरी स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहे थे। मैं वही छोटा व्यक्ति था जो वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों की वजह से दया का पात्र बन गया था, लेकिन वास्तव में केवल मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से मैं दयनीय बन गया था। उनके बताए हुए स्टॉक्स को मैं खरीदता था और वह लगातार गिर जाता था। ऐसा क्यों होता था मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल परेशान नहीं था। मैं सोचता था कि वित्तीय सलाहकार सीट्स को उस बारे में ज़रूर सब मालूम है जिस बारे में वे बात कर रहे हैं। अगले स्टॉक को ज़रूर ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन बिरले ही ऐसा हुआ। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं छोटे निवेशकों के बड़े गड्ढे में गिरने की स्थिति में पहुंचता जा रहा था। छोटे निवेशकों को कभी न हल होने वाली समस्या यह थी कि उन्हें मार्केट में सही एंट्री की समझ नहीं थी। उनके किसी शेयर में निवेश करते ही उसका एकदम से गिरने लगना दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटना मालूम होती थी। ये समझने में मुझे सालों लग गए कि ये वित्तीय परामर्श सेवाएं सब जब भी छोटे निवेशकों को कोई स्टॉक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो इसका मतलब होता है कि कुछ पेशेवर जिन्होंने बहुत पहले ये स्टॉक खरीदे थे अब कुछ अंदरूनी सूचना पर इन्हें बेचना चाहते हैं। पेशेवर ट्रेडर्स के धन के निकास के साथ छोटे निवेशकों का धन अंदर आता है। ये छोटे निवेशक लोग पहले आओ और ज़्यादा पाव वाले नहीं, वरन आखिर में आओ और सबसे कम पाव वाले होते हैं। इनको किसी भी स्टॉक में दाखिल होने में बहुत देर हो चुकी होती है और फिर बड़े निवेशकों के बाहर हो जाने से स्टॉक के बढ़े हुए दाम को बनाए रख पाना इन छोटे निवेशकों के बस की बात नहीं रह जाती। ये सब मुझे अब समझ में आता है, लेकिन उस समय मुझे स्टॉक्स का ऐसा उतार चढ़ाव बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैं सोचता था कि मेरे शेयर खरीदते ही इनका गिर जाना केवल मेरा दुर्भाग्य है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस समय मैं अपना सब कुछ गंवा देने वाला था। जब भी मैंने $100 का निवेश किया, मैंने तुरंत ही $20 या $30 गंवा दिए। कुछ स्टॉक ऊपर भी चढ़े और तुलनात्मक रूप से मैं खुश हो जाता था। जब मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ता था, मैं वहाँ से भी टोरंटो में ब्रोकर को फ़ोन पर ऑर्डर देता रहता था। मैं तब ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मुझे ये मालूम ही नहीं था कि न्यूयॉर्क के ब्रोकर की मदद से कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। टोरंटो का ब्रोकर मुझे टेलीफोन पर टिप्स दे देता था और मैं उसके या कैनेडियन वित्तीय सलाहकार सेवाओं के बताए हुए स्टॉक खरीदता रहता था। सभी लगाने और हारने वाले निवेशकों की तरह मैं भी अपने नुकसान के लिए दुर्भाग्य को कोसता रहता था। मैं जानता था, मुझे पक्का विश्वास था कि एक दिन मेरी किस्मत चमकेगी। मैं हर समय गलत नहीं होता था। कुछ मायनों में अगर मैं गलत रहा होता तो अच्छा ही हुआ होता। कभी कभार मैंने कुछ डॉलर कमाए भी, लेकिन ये पूरी तरह से संयोग था। एक उदाहरण देखिए, कैनेडियन स्टॉक्स के टेबल्स को पढ़ना मेरे लिए अनिवार्य सा रहता था। एक दिन जब मैं उन पर नज़र डाल रहा था, तब मेरी नज़र कैल्डर ब्रॉस्क्वेट नाम के स्टॉक पर पड़ी। मुझे आज भी ये नहीं पता कि वह कैसा था और वह कंपनी क्या बनाती थी, बस उसका नाम बहुत अच्छा था। मुझे उसके नाम की ध्वनि बहुत अच्छी लगी और मैंने 18 सेंट के हिसाब से कुल $900 के 5000 शेयर खरीद लिए। इसके बाद मुझे डांस कार्यक्रम के लिए मैड्रिड जाना पड़ा। एक महीने बाद जब मैं वापस आया, मैंने पेपर खोला और नाम देखा तो वह स्टॉक 36 सेंट्स हो गया था। मेरी खरीद मूल्य से दोगुनी कीमत का मैंने उसे बेच दिया और $900 कमाए। यह केवल संयोग था।
ये वास्तव में दोहरा संयोग था, क्योंकि वह ऊपर तो चढ़ा ही था, लेकिन मैं अगर स्पेन के डांस प्रोग्राम में नहीं गया होता तो उस स्टॉक के 22 सेंट तक चढ़ते ही मैं उसे बेच देता। मैं इसे जल्दी बेचने से बच गया। स्टॉक्स के मूवमेंट की जानकारी न होना मेरे लिए वरदान हो गया। आज अतीत का चिंतन करने पर वह एक अजीब पागलपन वाला दौर लगता है। उस समय मुझे यही लगता था कि मैं एक बड़ा ऑपरेटर बनने की शुरुआत में हूँ, और मैं अपने पर गर्व महसूस करता था, क्योंकि मैं पहले की तरह हेड वेटर के ड्रेसिंग या रूम में साझा होने वाली जानकारी की जगह कुछ ज़्यादा शिक्षित तरीके की जानकारी पर काम कर रहा था। मेरे कैनेडियन ब्रोकर्स मुझे फ़ोन करते थे, मेरी वित्तीय सेवाएं मुझे सलाह देती थी, और अगर मुझे इनसे कोई भी जानकारी मिलती थी तो मैं सोचता था कि ये मुझे सही जगह से मिल रही है। मैं सोसाइटी के धनाढ्य व्यापारियों के साथ शामिल होता, जो मुझे जल्दी ही समृद्ध होने वाली तेल कंपनियों के बारे में बताते। वे अलास्का में यूरेनियम के बारे में धीरे धीरे बातें करते और क्यूबेक में ज़बरदस्त विकास के बारे में गुप्त बातें बताते, और ऐसा लगता था अगर आप अभी ही स्टॉक खरीद ले तो ये सब भविष्य में किस्मत चमकाने की गारंटी थे। मैंने इनके स्टॉक खरीदे, लेकिन इनसे धन नहीं कमा पाया। 1953 के अंत तक जब मैं न्यूयॉर्क लौटा तो मेरे $11,000 घटकर 5,800 रह गए थे। एक बार फिर मुझे अपनी स्थिति पर नज़र डालनी थी। व्यापारियों की जानकारियों से मुझे कुबेर का कोई खजाना नहीं मिल पाया, जैसा कि उन्होंने पक्का विश्वास दिलाया था। वित्तीय सेवाएं ऐसी कोई सूचना नहीं देती जिससे आप स्टॉक मार्केट से धन कमा सके। उनके बताए हुए स्टॉक तो ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मेरे कुछ कैनेडियन स्टॉक्स के रेट्स या कीमतें मुझे न्यूयॉर्क के अखबारों में नहीं मिलती थी, फिर भी स्टॉक कोटेशन मुझे इतना आकर्षित करते थे कि मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून और द वॉल स्ट्रीट जनरल जैसे अखबारों में आर्थिक कॉलम पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने न्यूयॉर्क एक्सचेंज के कोट किए हुए स्टॉक नहीं खरीदे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ स्टॉक्स के आकर्षक नामों का असर और कुछ रहस्य से भरी पंक्तियों जैसे ओवर द काउंटर की अपील अभी भी याद है। मैंने जितना ज़्यादा पढ़ता था उतना ही ज़्यादा न्यूयॉर्क मार्केट में मेरी रुचि बढ़ती जाती थी। मैंने ओल्ड स्मोकी गैस एंड ऑयल के अलावा सारे कैनेडियन स्टॉक बेच दिए। ये स्टॉक मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे ये पहल दिए थे उसने सलाह दी थी कि इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, और न्यूयॉर्क में 5 महीने के बाद मैंने सारी कशमकश को ख़त्म कर दिया। मैंने उस आखिरी कैनेडियन स्टॉक को 10 सेंट में बेच दिया जिसे मैंने 19 सेंट में ख़रीदा था। साथ ही मुझे हैरानी भी होने लगी कि मेरे घर के पास फैले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े जंगल पर धावा बोलना आसान नहीं होगा। मैंने अपने एक दोस्त एडी एलकॉर्ट, जो न्यूयॉर्क के थिएटर का एजेंट था, को फ़ोन किया और पूछा कि क्या वह किसी न्यूयॉर्क के ब्रोकर को जानता है। उसने मुझे एक आदमी का नाम दिया जिसे मैं केलर कहकर संबोधित करूँगा।